दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं का विश्लेषण करेंगे जिन्हें जमहूरियत तो दूर, न कश्मीरियत की चिंता है न इंसानियत की चिंता है। कल सर्वदलीय टीम के कुछ सदस्य इन अलगाववादी नेताओं के दरवाजे पीटते रहे, लेकिन ये नेता खिड़कियों से झांकते रहे, दरवाजे नहीं खोले। एक तरफ कश्मीर की जनता है जो कश्मीर में लगाई गई आग में झुलस रही है, एक तरफ ये अलगाववादी नेता हैं जिनसे बात करने की पहल की जाती है तो ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं इनका पाकिस्तान वाला एजेंडा फेल ना हो जाए। हम लोगों ने हाँ कहा था, न ना कहा था। सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता। कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत को वो क्या समझेंगे जिनको सिर्फ पाकिस्तान ही समझ में आता है, जो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के दिमाग वाले एजेंडे को खोल कर रखना है। ये कश्मीरियत के पैरों पर कुचलकर धर्म के नाम पर एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जिनकी सोच ही पाकिस्तान से चलती है वो कश्मीर को शांत होते कैसे देख सकते हैं। श्रीनगर में सर्वदलीय टीम के कुछ सदस्यों ने अलगाववादी नेताओं के दरवाजे पीटे, लेकिन वो खिड़की से झांकते रहे, बाहर नहीं निकले। कल इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स हुर्रियत के नेताओं से भी मिलने के लिए गए थे। न हम लोगों ने हाँ कहा था न ना कहा था। वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। जो लोग भी कश्मीर में पीस एवं नॉर्मलसी चाहते हैं, उन सभी से हम बात करने को तैयार हैं। कश्मीर के असली दुश्मन यही अलगाववादी हैं जो खुद को कश्मीर की आवाज बताते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान की आवाज है, जो कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उनके दरवाजे पीटने से क्या मिलेगा? बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। आपने देखा होगा कि स्वयं यहाँ की मुख्यमंत्री महबूबा जी ने भी स्वयं लोगों को पत्र भेजे हैं। जो हमारे डेलीगेशन के कुछ सदस्य गए थे हुर्रियत के नेताओं से मिलने, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। कश्मीर के हालात को लेकर मुझे सचमुच हम लोगों को केवल चिंता ही नहीं है, पूरी संसद को, पूरी सरकार को, पूरे देश को बेहद तकलीफ है। सभी का सहयोग चाहिए। चाहे दरवाजे खोल दो या रोशनदान खोल दो, जिनका पूरा अस्तित्व ही पाकिस्तान की परस्ती पर टिका है, वो भला क्यों कश्मीर की आग बुझाने के लिए आगे आएंगे? ये तो कश्मीर की आग में पेट्रोल फेंकने के लिए पाकिस्तान को कहते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। और हमारे कितने बुजुर्ग और हमारे कितने जवान ये नारा लगाते लगाते अल्लाह को प्यारे भी हो गए और शहीद भी हो गए। इसलिए ये इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि बिल्कुल जिस तरह आपने अभी फरमाया कि शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आप हमारे लिए खड़े हो जाइए। इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना। इनको ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का अभी इतना जारहाना अमल या अप्रोच कभी नहीं था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान हमेशा बात करता था मुज़ाकरात की, डायलॉग की, लेकिन आज पाकिस्तान एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच है कश्मीर के हवाले से, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत पहले से ये करना चाहिए था कि कश्मीरियों के हवाले से, कश्मीर के मसले के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान इसका एक फरीक है और इसका एक मैं कहूँगा कि एक लीगल हक उसका बनता है। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मोदी साहब जो ये आजाद कश्मीर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक लिहाज से इनके लिए भी एक बड़ा सवाल पैदा होगा आने वाले दिनों में।
ये वो अलगाववादी नेता हैं जिनकी सुख सुविधाओं पर भारत की जनता का पैसा खर्च होता है। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि हर साल इन अलगाववादी नेताओं की सुविधाओं पर जनता के 100 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होते हैं। यदि आप राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रद्रोह करोगे, राष्ट्र के खिलाफ बात करोगे, राष्ट्र के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरे में डालने का वक्तव्य दोगे, तो राष्ट्र से आपको 1 रुपया मिलने जाना के नहीं है। और इनको इनका जो प्रोटेक्शन है वो इमीडिएटली विड्रॉ होना चाहिए और इनको अपने हालत पे छोड़ देना चाहिए। भारत की जनता के पैसे पर सरकारी सुख सुविधाओं का भोग और फिर उसी जनता के देश को ही अपशब्द कहना, ये भारत की सहिष्णुता है जो इन अलगाववादी नेताओं को इतने वर्षों से बर्दाश्त कर रही है। श्रीनगर से रीमा पाराशर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। ये वो लोग हैं जो देश की जनता के पैसे से सरकारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं और फिर देश को ही अपशब्द कहते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात कहते हैं। ये कश्मीर में पाकिस्तान की वो फौज है जो वर्षों से भारत के पैसे पर मौज कर रही है। हम आपको आंकड़े बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर सरकार हर वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। कश्मीर में 600 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा के लिए करीब 1500 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। 2010 से 2015 तक इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 1989 के बाद से अब तक अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर 7,207 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यही नहीं, राज्य सरकार इन अलगाववादी नेताओं के होटल और सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करती है। पिछले 5 वर्ष में होटल और दूसरी सुख सुविधाओं पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करीब 27 करोड़ रुपए अलगाववादी नेताओं के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल पर खर्च किए गए। पिछले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर 506 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक तरफ ये अलगाववादी हैं जो सिस्टम को ब्लैकमेल करने में लगे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की वो आवाजें हैं जिनसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। आज सर्वदलीय टीम श्रीनगर के बाद जम्मू में भी बातचीत करने के लिए गई। 24 घंटे श्रीनगर में रहने वाली ये टीम, जिसके कुछ सदस्य अलगाववादियों के दरवाजे भी पीटते रहे, जम्मू की आवाज सुनने के लिए सिर्फ 2 घंटे दे पाए। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में घाटी के अलावा दूसरी आवाजों का कोई मतलब ही नहीं है? कश्मीर घाटी पर घंटों खर्च करने वाले सिस्टम का जम्मू और लेह के लिए टॉक टाइम खत्म क्यों हो जाता है? इनके पास 7 मिनट का टाइम नहीं है हमसे बात करने के। 12 विस्थापित प्रतिनिधियों को सुनाने के लिए 8 मिनट उन्हें दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधे मिनट का से थोड़ा ज्यादा टाइम हमको एक व्यक्ति को मिलता, तो इसमें हम क्या बात करते, उनको नमस्ते करते, नमस्कार करते या कोई बात सुनाते? जिस दिन हमने जम्मू सूबा को अलग राज्य का दर्जा दिया और लेह को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, तो ये समस्या अपने आप 6 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में महदूद हो जाएगी। कश्मीर को 24 घंटे देने वाले जम्मू के लिए 2 घंटे भी क्यों नहीं दे पाते हैं? जम्मू भी तो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, वहां की आवाज को कौन सुनेगा? अलगाववादियों के यहाँ पर दिन भर दरवाजा पीटने वाले क्या जम्मू में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आए थे? क्या जम्मू या लेह या कश्मीर में घाटी के अलावा कोई और आवाज कश्मीर मुद्दे में मायने नहीं रखती? आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज हम जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डेलीगेशन का, उन 4 सांसदों का कर रहे हैं जो शहद अली शाह गिलानी और उमर फरूक और उन अलगाववादी नेताओं से मिला है, जिन्होंने मना करने के बाद भी शहद अली शाह गिलानी ने वहाँ पे दरवाजा नहीं खोला। उन लोगों ने हमारे देश का नाम खराब किया है। 70 साल से हम लोग स्थापित हैं, इनके पास 7 मिनट का टाइम नहीं है हमसे बात करने के लिए। और जो इन्होंने पूरी खिचड़ी बनाई है उसमें 65, 71, 47 सभी को मिला दिया। हम कहते हैं कि 2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लो। श्रीनगर से सर्वदलीय टीम सबसे मिलकर निकली और बातचीत के लिए जम्मू पहुंची, तो जम्मू के लिए टाइम रखा गया सिर्फ 2 घंटे का। 2 घंटे में कारोबार जगत के प्रतिनिधियों से भी मिलना था।
सिविल सोसाइटी से भी मिलना था, शरणार्थियों से भी मिलना था, कश्मीरी पंडितों से भी मिलना था। लेकिन इस सब के बीच एक एक आदमी को कितना वक्त मिला, ये बड़ा सवाल है। कि आधे मिनट का से थोड़ा ज्यादा टाइम हमको एक व्यक्ति को मिलता तो इसमें हम क्या बात करते, उनको नमस्ते करते, नमस्कार करते या कोई बात सुनाते। हमको लगा कि ये मिलने का एक पाखंड किया जा रहा है, वो मिलना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अल्टरनेटिव व्यू को वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये एक किस्म की एक ह्यूमिलेशन है और हम इस ह्यूमिलेशन के माहौल में बात भी नहीं कर सकते। इसे दिखावा नहीं तो और क्या कहा जाए? क्या जम्मू या लेह के लोग जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं? क्या उनकी आवाज को आगे नहीं रखना चाहिए? क्या इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनी जाती कि वो कश्मीर घाटी के अलगाववादियों की तरह ब्लैकमेल करने वाला खेल नहीं खेलते? वो पत्थर फेंककर हिंसा नहीं फैलाते, वो बच्चों को आगे कर खुद की ढाल नहीं बनाते। घाटी के अलावा भी जम्मू कश्मीर में गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा इसलिए कि उनकी आवाज को अनसुना किया जाता रहा है। घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और घाटी से कट्टरपंथियों और अलगाववादियों द्वारा भगाए गए शरणार्थी कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल जम्मू में रिलीफ कमीशन के दफ्तर में 2000 विस्थापित कश्मीरी पंडित पिछले 1.5 महीने से उठा रहे हैं। श्रीनगर से जम्मू पहुंचते ही सरकार और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को वो नाराजगी झेलनी पड़ी जो अरसे से दबी पड़ी थी। सवाल ये भी उठाया गया कि क्या सरकार सालों साल से चली आ रही इस समस्या का हल कुछ ही मिनटों में निकाल सकती है। यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर में जम्मू और लेह के लोगों की आवाज उठ रही है कि अब कुछ अलग कदम उठाने की जरूरत है। जम्मू और लेह को कश्मीर से डीलिंक करने की जरूरत है। आखिर कश्मीर में अलगाववादियों के एजेंडे को जम्मू और लेह के लोग क्यों भुगते? उधमपुर के विधायक पवन गुप्ता ने यही सवाल उठाया है। 16 टाइम वहाँ पे पथराव हुआ हमारे पे, और जो अभी का पथराव था वो तो मैं कहता हूँ कि हम वहाँ से अपनी जान बचा के मुश्किल से निकले वहाँ से। पालकी भेजे, घोड़ा गाड़ी भेजे, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। वहाँ पे जो लोग हैं हमें क्या वेलकम करेंगे? वो लोग तो रेडी है, वहाँ पे ये लोग आए और हम इनको टारगेट बना दे। हमेशा तो यूजुअली सॉफ्ट टारगेट हम ही होते थे। एक तरफ कश्मीर घाटी के अलगाववादी हैं जो दरवाजे तक जाने के बावजूद बात करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको कश्मीर जलते हुए देखना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी से बाहर की भी आवाज है जो शांति और अमन चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनते देखना चाहते हैं। अश्विनी कुमार के साथ रीमा पाराशर, जम्मू आज तक। कश्मीर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले अपनी साजिश में लगे हैं। सर्वदलीय टीम के आने से पहले और उसके दौरे के बीच जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, वो सब बताता है कि कश्मीर को जलाने वाले कश्मीर की आग को बुझाने की कोशिशें कामयाब होते देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों पर राज्यों को छोड़कर कड़ी कार्रवाई करनी होगी और यह संदेश देना होगा कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है।